जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ख़त्म करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स क्लास 11th का सेकंड चैप्टर इन वन शॉट, और जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। और चलिए अब इसको शुरू करते हैं, है ना, कि इसमें कैसे क्या हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्या एटम्स के बारे में पढ़ना है और किसने क्या क्या थ्योरी दी है, सब कुछ पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, किसके क्या एक्सपेरिमेंट थे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में, और आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जानोगे कि एटम्स क्या होता है। ये हम फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था हम लोगों ने, है ना। आप लोगों को बताया गया था कि जो एटम होता है वो क्या रहता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसके मुताबिक, एक तो आपके वो ऋषि कन्नड़ के, है ना, उन्होंने कहा था कि सबसे स्मॉल पार्टिकल एटम होता है। और उन्होंने एक थ्योरी और दी थी कि पंच तत्व से, हमारा पंच तत्व से शरीर बना है। ठीक है, तो उनकी ये थ्योरी सही थी जब तक मतलब उन्होंने दिया। लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो डाल्टन ने कराया। डाल्टन ने कहा सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो आपका एटम है, मतलब जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको पता है प्रेजेंट टाइम में दोनों गलत हैं, और हमारे पास अब नई चीज़ क्या आएगी। अब ये गलत कैसे हुए, हमने सब एटमिक पार्टिकल ढूंढ लिया। सब एटमिक क्या हुआ, एटम के अंदर का। जैसे आप कहते हो ना, जो कोई पॉइंट रखते हैं उसके सब पॉइंट्स क्या हैं, कोई टॉपिक है तो उसका सब टॉपिक क्या है, वैसे एटम के अंदर कुछ पार्टिकल हैं। नाम पता होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाँ, और क्या आपका न्यूट्रॉन। ये हैं, ये चार्जलेस होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबके वो देखेंगे एक्सपेरिमेंट की कैसे पता चला। अब इसे इलेक्ट्रॉन है, इसको किसने वो किया, आपके इलेक्ट्रॉन का किया जे थॉम्सन ने। ठीक है, ये आप समझ गए तीनों हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का किसने किया, इलेक्ट्रॉन का आपका किया है जे थॉम्सन ने। ठीक, ये आ जाता पेपर में। प्रोटॉन का किसने किया है, देखो प्रोटॉन में रहता है कि बहुत ज़्यादा कहो तो मतभेद रहे, लोग कहते हैं ईल गोल्डस्टीन है और रदरफोर्ड है। तो इसका भी आंसर दे देते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, और ईल गोल्डस्टीन ने उसका नाम बताया प्रोटॉन का, और उसके लिए उन्होंने रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, है ना, सेम इसको कॉपी करके। तो इसमें आप नाम लिखोगे गोल्डस्टीन का। और जो आपके लास्ट है न्यूट्रॉन का, इसका क्या था, जेम्स चैडविक ने, ना, चैडविक ने, जे चैडविक मतलब जेम्स चैडविक। ठीक, इनके ये एक्सपेरिमेंट थे। अब आप देखोगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जे थॉम्सन ने डिस्कवरी कैसे की, तो उसके लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया जिसको कहते हैं CRT। ठीक है, CRT कहते हैं। अब CRT का फुल फॉर्म क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब लिया, उसको कहते हैं ग्लास, है ना। उन्होंने ग्लास के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसको ग्लास ट्यूब भी कहते हैं, इसको ना ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो उसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो प्रेशर, मतलब इसमें वैक्यूम क्रिएट किया। अब आपको पता है वैक्यूम पूरी तरह से तो क्रिएट हो नहीं सकता, तो बहुत कम प्रेशर इसमें रखा, 0.00 mm of Hg, या ऐसे प्रेशर रखा। ठीक है, और इसमें क्या प्रेशर कम रखा, यहाँ पर कैथोड लगा दिया। कैथोड क्या होगा, उससे निगेटिव रेस निकलती हैं। ठीक है, अब तो आप लोगों को ये पता है कि कैथोड उन्होंने लगा दिया, और यहाँ पर एनोड लगाया जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, और उसके पीछे फ्लोरोसेंस लगा दिया। अब ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मान लो इसमें कोई पार्टिकल अटैक करे या कुछ चीज स्ट्राइक करे, तो ये क्या करता है, ब्राइट लाइट देता है, या फिर क्या कहता है, चमकता है। समझ लो ना आप, जैसे आपकी रेडियम में जैसे लाइट लगा देते हो, क्या होता है, उसमें पार्टिकल जाते हैं फोटोन के, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। तो वैसे इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये चमकेगा, इसलिए फ्लोरोसेंस लगाया डिटेक्ट करने के लिए। अब डिटेक्ट करने के लिए क्यों लगाया, आपको पता है कि अभी भी हम इलेक्ट्रॉन को खोज तो पाए नहीं हैं, तो हमने मतलब देख ही नहीं पाए हैं। तो ये पार्टिकल जो हैं ये इनविजिबल पार्टिकल हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इनविजिबल पार्टिकल्स है। तो उसको, लेकिन हाँ, उसका जो सेंस कर सकते हो उसकी जो प्रेजेंस है, और प्रेजेंस को देख नहीं सकते, लेकिन हाँ वो जब कहीं स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी प्रेजेंस, उसके क्या कहते हैं, कॉज से आप पता कर सकते हो। उसने मतलब कुछ हरकत की, अब वो दिख नहीं रहा है लेकिन उसकी वजह से कुछ हरकत हुई है, कॉज की वजह से आप पता कर सकते हो। ये चीज़ इतनी समझ में आई। तो इसमें हुआ क्या, जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज रखा तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ से निकलने लगा और ये पॉजिटिव की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पर देखा कि ये चार्ज जो है ये बिना किसी से लड़े, भाई देखो पार्टिकल यहाँ पर है, वैक्यूम है, लेकिन कुछ तो पार्टिकल होंगे 0.001 में, है ना, 0.001 कितना भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं होना। तो उसमें आप देखोगे कि पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, तो इससे पता चला कि भाई ये कोई पार्टिकल तो है। इसका नाम, इसको कुछ नाम दे दिया, कैथोड से निकला तो उसका नाम दे दिया कैथोड रेस। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, कैथोड रेस। देखो यहाँ पर लिखा तो है, ये कैथोड रेस हमने इसका नाम दे दिया। अब इसी को नाम रखा गया, इसका क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रॉन। यही जो कैथोड रेस है इन्हीं का नाम क्या रखा गया, आपके इलेक्ट्रॉन।
ये होगा ना, आप साथ में नोट करते चलिएगा ना, समझते भी चलिएगा और नोट पॉज करके नोट करते चलिएगा। इसी को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स कहा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। अब क्या हुआ, जैसे इसकी डिस्कवरी हुई तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो प्रॉपर्टीज़ भी आप देख लीजिए। इतना तो नोट ही किया होगा। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या है, देखो पहली चीज़ है कि इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज, ठीक है, निगेटिवली चार्ज है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हो सकता है, इन्होंने देखो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। और तीसरा आपका पॉइंट क्या होगा, इनके पास कुछ एनर्जी होगी। अब देखो एनर्जी कैसे होगी, मान लीजिए हमने कस के वोल्ट लगाया तो पार्टिकल ये बाहर निकला इलेक्ट्रॉन का, अब ये आगे ट्रैवल कर रहा है। भाई एक बार पार्टिकल निकल गया तो अपनी जगह में गिर जाए, वो गिरते हुए दिखेगा नहीं, लेकिन मान लो अपनी जगह पे गिर जाए, लेकिन ये आगे ट्रैवल कर गया। भाई जो एनोड है पॉजिटिव वाला, वो तो जब आप पास आ जाओगे तब खींचेगा, इतनी रेंज में आ गए तो, ठीक है, जब वो खींचेगा। लेकिन यहाँ पर ये यहाँ तक कैसे ट्रैवल कर गए ना, एक रेंज में ही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकता है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ टॉपिक आ गया जो कि 12th का है, तो आप बस इतना समझ लो, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक तरह की फील्ड बन जाती है, उसको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और जितने पास आप जाओगे किसी चार्ज के, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। थोड़ा सा देख लो, पॉजिटिव से क्या होती है, अवे होती है, और निगेटिव के टूवर्ड्स होती है, बस इतना याद रखना है। अभी ये 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये आगे जा रहे हैं, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये इतने पॉइंट हो गए। अब देखो इसी सेटअप में ये आपको समझ में आ गया, अगर पेपर में आएगा कर लोगे। इसी सेम सेटअप में कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी, और आपका क्या आ जाएगा, कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और आपकी क्या वैल्यू, मतलब उसका प्रोटॉन का जो सेटअप था वो आ जाएगा जिसको किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने किया था। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, कैथोड रेज़ है, यहाँ पर रहने दो। अब ये जो कैथोड ट्यूब है, मतलब जो प्लेट है, इसको हम परफोरेटेड लेंगे, क्या कर देंगे, जो छेद वाली, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। अब ये अभी माइनस वाले हटा दो, ठीक, ये माइनस वाले हटा देना है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो कैथोड रेज़ है ये भी हटा देना है। यहाँ पर ये वोल्टेज है ये इतना बना रह सकता है, ये चेंज कर देंगे। जो प्रेशर है वो हम कर देंगे 0.1 mm, ठीक है, 0.1 mm इतना कर देंगे। अब जो होगा क्या, इससे जो यहाँ से फिर आप वैसा ही वोल्टेज दोगे, तो यहाँ से जो है, यहाँ से ये चीज़, ये जो परफोरेटेड कार्बन, इससे जो पॉजिटिव वाले निकलेंगे, अब की बार पॉजिटिव वाले निकलेंगे परफोरेटेड करने की वजह से, ठीक है, परफोरेटेड करने की वजह से पॉजिटिव वाले निकलेंगे। और यहाँ पर भी पॉजिटिव हो, तो ये अब वही बात है ना, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन अब पॉजिटिव रिपेल कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगी इसकी प्रोटॉन की, ठीक है, या पॉजिटिव निकलेगा बस। अब चेंज हुआ है कुछ एक्सपेरिमेंट में। भाई देखो ऐसा नहीं है कि किसी एक की मेहनत है, जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब जे थॉम्सन अपना अलग लगे हुए थे, हिजनबर्ग अलग लगे थे, वो फिजिक्स में लगे हुए थे, फराडे अलग लगे हुए थे, ठीक है, बोर अलग लगे हुए थे, आपके डी ब्रोगली अलग लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं कि एक रात में आ गया, तो वो वहाँ पर समझ लो ये साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आप ऐसे समझ सकते हो, बस उनके पास कुछ जरा सी नॉलेज आई तो दूसरे ने यूज़ करके अपना अलग एक्सपेरिमेंट निकाल दिया, जैसे अभी न्यूट्रॉन की भी खोज होगी। तो ये चीज़ नहीं आ गई। अब इसके बाद क्या है, ये आपका इतना आ गया। यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये भारी कैसे पता चला, ये इलेक्ट्रॉन से 1000 गुना भारी होता है प्रोटॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो इसका मास 1000 होगा। तो यहाँ पर जो प्लस है, ये जो आपका प्लस है, और ये भारी कैसे पता चला, ये यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि अपनी प्रेजेंस दिला रहा है, किसी से मतलब टकरा रहा है, ऐसा लगा, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट में लगा था, तो इसका अब देखो ये कैनाल से छीन से निकलने, तो इसका नाम दिया कैनाल रेस, ठीक है, कैनाल रेस। अब देखो एक बात और है इसमें, ये है कि जो भाई कैनाल रेस हैं वो प्रोटॉन तो हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है वो हमेशा कैनाल रेस नहीं होंगे, क्योंकि कैनाल रेस तो पॉजिटिव पार्टिकल हैं, और प्रोटॉन होने के लिए आपका प्रोटॉन जितना मास होना चाहिए। ये चीज़ इतनी तो आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो ये पूरा सेटअप तो समझ में आ गया। कुछ चीज़ें हम जैसे इसमें देख लेंगे कि अब इलेक्ट्रॉन, चलिए इतना नोट करिए, उसके बाद देखते हैं ना, इतना पूरा समझ में आ गया, वो अलग टॉपिक है। अब देखते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपका क्या आ गया, प्रोटॉन, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो इन सबके पहले तो हम मास देख लेंगे और चार्ज देख लेंगे। तो भाई चार्ज क्या होगा, यहाँ लिखना होगा, और मास क्या रहेगा, वो यहाँ लिखना होगा, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। इनको चाहे थोड़ा और नीचे लिख लेते ना। यहाँ पर आपका क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है,
तो पहला हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, आप लोगों को याद रखना है, लेकिन माइनस में। अब यहाँ पर प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसका चार्ज आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बस पॉजिटिव होता है ये, ठीक है। अब ये -19 ये तो बता रहा है कि डिजिट कितनी छोटी है, इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन होता है आपका चार्जलेस पार्टिकल, तो इसमें चार्ज कितना होगा, 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मास कितना होता है, अब देखो इन दोनों को लगभग सेम होता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग सेम होता है, ठीक है। तो इनका हो जाएगा, अब जैसे ये न्यूट्रॉन है, इसका होता है 1.6, पूछा तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन लगभग सेम, 10⁻⁻27 kg। ऐसे पूछे हैं आपका प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻, यहीं तक ही आना ही है, इसके आगे भी होती याद आप बिल्कुल ना करो, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। अब इसके बाद इसका कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, ये रहता है। अब देखो ये चीज़ इतनी तो आपको याद करके रखना है, ठीक है। ये आपको सारे मासेस और इनके चार्ज याद करके रखना है। अब कहीं रिलेटिव में पूछने आपका, रिलेटिव में, ठीक है, रिलेटिव में अगर पूछ लें, जैसे ये एवरेज चार्ज लिखा है, चार्ज के बगल में अगर रिलेटिव में पूछते हैं, रिलेटिव में पूछते हैं, ठीक है, तो क्या होगा। अब रिलेटिव में कैसे होगा, आइए कि मान लीजिए आपने इसको 1 मान लिया, इस पूरे चीज़ को 1 मान लिया, ये जो पूरी चीज़ है इसको 1 मान लिया, ये समझ के चलना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, रिलेटिव में देखना है, हो गया -1, और ये कितना हो गया +1, और ये कितना हो गया 0 ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही आपने क्या किया, अगर इसको इस चीज़ को पूरे 1 मान लिया, ये रिलेटिव, अब यहाँ पर रिलेटिव मास होगा, ठीक है, रिलेटिव अगर रिलेटिव मास होगा तो देखो उसमें क्या होगा, कुछ नहीं, इसको अगर आपने 1 मान लिया तो ये भी 1 ही होगा, बस ये जो है ये हो जाएगा 1/1000, ये लगभग 1000 गुना कम होता है ना, लगभग, कुछ एग्जैक्ट तो ऐसे भी याद नहीं रखना, लगभग 1000 गुना कम होता। अब इतना समझ में आया, लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई साहब ये मास कहाँ से आया, है ना, और ये आपका क्या कहते हैं चार्ज कहाँ से आया, ये चीज़ आ गई होंगी ना आपके दिमाग में। तो देखो जो आपका वो है चार्ज टू मास रेशियो, ये जे थॉमसन अपने एक एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का, उसी से मतलब फिर कंपेयर करके बाकी सबके आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो आपने इतना नोट कर लिया, चार्ज टू मास रेशियो ना वो क्या होता, यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज था 1. चार्ज भी देखो, चार्ज टू मास रेशियो जो आपको याद कर लेना पहले, तो 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलॉम अपॉन, ये किस में होता है मास, केजी में, तो केजी में, ठीक है। ये आया जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से, जो आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लगभग। अब देखो यहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो पता है हमको, ठीक, बिल्कुल। अब क्या हुआ, एक थे साइंटिस्ट मिलिकन, ठीक है, मिलिकन, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उससे उन्होंने क्या किया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, तो उससे क्या है उनका ये निकल आया मास, मतलब चार्ज निकल आया। चार्ज कितना निकला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस में ना कूलॉम, ये चार्ज निकल आया, ठीक है। अब देखो चार्ज यहाँ पर ऐसे है तो आप इसको क्यू से दिखा सकते हो, यहाँ भी सी यूनिट लिखी हुई है, बहुत जगह सी से चार्ज दिखाएंगे, लेकिन अगर वहाँ यूनिट अगर इससे कन्फ्यूज हो रहे हो तो इसको आप क्यू से दिखा सकते हो चार्ज को, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मास, चार्ज टू मास रेशियो हमको इतना पता था और चार्ज की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पर आप रखोगे तो मास आ जाएगा, और मास अभी हमने लिखा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये हो गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब भाई जे थॉमसन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। पहले तो हम डाल्टन्स का पढ़ चुके हैं, जो कि अब कोई वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन हाँ सबसे पहले उन्होंने दिया अपने ऋषि कन्नड़ ने, लेकिन रजिस्टर्ड उन्होंने कराया, और दोनों ही आज की डेट में तो गलत हैं, ठीक है, क्योंकि सब एटमिक पार्टिकल आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए क्या, ये तो हो गया। अब जे थॉमसन का मॉडल देखेंगे ना, जे थॉमसन, है ना, मॉडल देखेंगे इनका, एटमिक मॉडल, ये भी पूरा रख कर देते हैं। मॉडल
ऑफ एटम। तो भाई देखो इनका तो सबसे अच्छा, अब समझ लो ये ऑफ एटम, तो इनका इतना अच्छा था ये उस समय में जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिल गया इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए, इस मॉडल के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन ये बाद में तो गलत साबित होगा, लेकिन वो तो रहता है ना कि आप सीधा तो जाके पहली सीढ़ी के एकदम आखिरी में तो जान सकते हो, पहले पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो वैसे ही धीरे धीरे सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने पड़ेंगे। तो भाई सब इन्होंने कहा जो अपना एटम है, एटम इज लाइक वाटरमेलन, है ना, वाटरमेलन। और कैसे इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जो वाटरमेलन का पल्प होता है, जैसे ये आपका वाटरमेलन है, ये आपका वाटरमेलन है ना, इसको हम क्या करेंगे बीच से काट लेंगे, मतलब ये चलो बीच का है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो पल्प है रेड रेड, ये जो रेड रेड पल्प है पूरा, है ना, पल्प रेड रेड होता है पूरा, जो गीला सा रहता है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज। इनके समय में भी इलेक्ट्रॉन की उसकी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। और इन्होंने कहा जो बीजे होते हैं ना, बीजे वो हमारा निगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या है हमारा निगेटिव चार्ज। अब देखो इसमें एक चीज़ तो पहले ही होगी, आप जानते हो वाटरमेलन में पल्प बहुत सारा होता है और बीजे बहुत कम होते हैं। और हमने तो पढ़ा है एटम को एकदम सही होने के लिए, एटम एकदम स्टेबल होने के लिए, जो कि होता है एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होने चाहिए। तो पहला ड्रॉबैक आ गया, पूछते हैं ड्रॉबैक बताओ या लिमिटेशंस बताओ। तो पहली लिमिटेशंस तो ये हो गई, दूसरी इनकी मतलब यही पहली लिमिटेशन तो सबसे बड़ी हो गई। और भी इसमें क्या हो सकता है देखिए, लेकिन इसके दो नाम हैं, एक है प्लम प्यूडिंग, दो नाम दिए थे, वो जो खीर होती है मतलब खीर रहती है उसमें जो पूरी जो खीर है वाइट वाइट, वो उनका वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। और जो उसमें पड़े होते हैं जो भी मतलब मेवा वगैरह, वो क्या हो गया, वो निगेटिव चार्ज हो गया यानी इलेक्ट्रॉन। तो प्लम प्यूडिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अब इनको गलत कौन करेगा, इनको गलत आके करेंगे रदरफोर्ड, है ना, वो उनका अपने एक्सपेरिमेंट से गलत करेंगे। इतना तो आपको समझ में आया। अब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो इनको गलत करेगा। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अब जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने मतलब एक्सपेरिमेंट क्या किया था, रदरफोर्ड के देखो रदरफोर्ड बहुत अमीर आदमी थे, तो उनके पास नौकर मतलब नौकर नहीं, उनके पास जो उनके वो थे क्या इंटर्नशिप जो करते थे बंदे, उनके पास बहुत सारे थे, लेकिन पैसा सारा वो लगाते थे। वो खुद भी साइंटिस्ट थे ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जो ये एक्सपेरिमेंट था उनके दो मतलब क्या कहते हैं स्टूडेंट्स ने किया था। और लेकिन वो पूरा सामान वहाँ ला के दे रहे थे। तो ये उस समय का सबसे महंगा एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को लाना, उसको लेड की सीट में बंद करना, ये सब उस समय बहुत कॉस्टली था, तो सब कर नहीं पाते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये लाइन लेड की जो वो है, लेड की ये बॉक्स है, इसमें क्या हुआ, ये यहाँ होल है समझ लो, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। तो अब देखो जो समझदार बच्चे हैं तुरंत दिमाग में आएगा अल्फा पार्टिकल्स क्या है, कुछ नहीं, ये हीलियम होता है हमारा, हीलियम H2+, ये हीलियम होता है। हीलियम से अगर दो, देखो हीलियम में क्या होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन। हमेशा कौन जाता है छोड़ के एटम को, हमेशा जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ही होगा जो छोड़ के जाएगा। तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और केवल बचे, है ना, अब इसे देखो ये अगर अभी तो आगे पढ़ोगे, लेकिन 9th-10th में इतना तो पढ़ाई है कि ये रहता कैसे है। ये हीलियम बीच में है न्यूक्लियस के, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों छोड़ के चले गए इलेक्ट्रॉन, ये दोनों छोड़ के चले गए ना, चले गए ये। अब तो अब क्या हुआ, यहाँ पर केवल प्रोटॉन बचा, इसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल, या फिर ये जो अल्फा पार्टिकल इसको कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ये कहते हैं, ठीक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये तो इतना समझ में आया, ठीक है। तो यही अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराएंगे, किसमें कराएंगे, ये गोल्ड फॉइल में कराएंगे, ठीक है, ये ऐसे गोल्ड फॉइल है इसमें कराएंगे। इसको गोल्ड फॉइल आपने मान लिया, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, है ना, ये बोर्ड में अच्छे से आ जाएगी। ये गोल्ड फॉइल है। अब क्या किया, इसको बंद कर दिया चारों तरफ से ऐसे। अब ये किससे बंद किया है, ये तो समझ गए होंगे आप, फ्लोरोसेंस से। ये फॉस्फोरस और फ्लोरीन वगैरह की बनी होती, जिससे ब्राइट मतलब कुछ भी इसमें स्ट्राइक करेगा तो ये चमकेगी, पता करने के लिए। तो अब देखो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट हुआ तो इनको पता चला ज़्यादातर चीज़ें ऐसे निकल गई, ज़्यादातर चीज़ें मतलब ज़्यादातर पार्टिकल सीधा निकल गए, जबकि अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल है ना, किसी का न्यूक्लियस अगर 2 उसमें प्रोटॉन हो तो वो भारी होगा, निकल गए। कुछ क्या हुए, कुछ ऐसे आके टेढ़ा चले गए, बहुत कम जो है ना, वो 10,000 में से मान लो 100, और बहुत 10,000 में से अगर आप एक एवरेज लोगे तो 10,000 में से कोई एक पार्टिकल था जो 180 डिग्री से चला गया,
कुछ 90 से चले गए, ऐसा हुआ। तो इससे 3-4 कंक्लूजन आए। पहला कंक्लूजन क्या है, हम लोग देखो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इधर पॉइंट लिख लेते। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ किसका, एटम इज एम्प्टी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ कि ज़्यादातर जो है एरिया है उसका एम्प्टी है। ठीक है, और हाँ जो मास है वो बहुत कंसंट्रेटेड किसी जगह में रखा है, क्योंकि कहीं कहीं क्या हुआ कि गया अल्फा पार्टिकल और तुरंत वापस आ गया, और वो जो चीज़ है वो भारी भी है। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जैसे को 180 डिग्री में मोड़ दिया उसने। वहीं से किसकी खोज हुई, पहले तो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एटम इज एम्प्टी, तो उनका वो प्लेन प्यूडिंग तो गया भाड़ में, बिल्कुल समझ लो ना, लिमिटेशन आ गई उसकी। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा, जो हैवी है, हैवी जगह है, हैवी जगह है, उसका नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से उन्होंने किसकी खोज कर दी, न्यूक्लियस की। ये हुआ, वहाँ से यहाँ से हुई न्यूक्लियस की खोज। तो ये तो आपको रदरफोर्ड का पूरा समझ में आ गया। अब इनकी भी लिमिटेशंस हैं, इनका भी ड्रॉबैक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फिर जो मॉडल दिया वो ऐसा दिया था, इनका कहते हैं, इनके मॉडल का नाम है, ये तो आप पूरा समझ गए ना, इतना आपने नोट कर लिया, यहीं पर बताते हैं। अब जो इनके मॉडल का नाम है उसको हम लोग कहते हैं, इसे उनका प्यार से कहते हैं प्लेन प्यूडिंग, या वाटर में इनका कहते हैं सोलर सिस्टम मॉडल। अब ये क्या था, सोलर सिस्टम मॉडल क्या था, इन्होंने कहा कि भाई साहब जो न्यूक्लियस वो बीचों बीच में है सूरज की तरह। ठीक है, हमारा न्यूक्लियस है बीचों बीच में सूरज की तरह। अभी देखो प्रोटॉन की खोज हो गई थी जब तक शायद, हाँ, लेकिन अभी न्यूक्लियस की खोज हुई थी, ना प्रोटॉन की और ना इलेक्ट्रॉन की ना, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने प्रोटॉन को खोजा, लेकिन मैंने अभी पहले बता दिया क्यों नहीं है ऐसा। तो न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इनको अभी इतना ही पता है। तो ये न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं ये इन्होंने बताया नहीं, ये हमने ऐसे चित्र बना दिया, इन्होंने कहा बस रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इनका मॉडल था लगभग। ठीक है, अब इनको गलत करने जो आएंगे वो आपके होते हैं बोर। अब बोर इनको गलत करेंगे, लेकिन जो बोर हैं उन्होंने जो अपना मॉडल दिया वो समझ लो 80% अभी तक वैलिड है ना। अब उसके बाद क्वांटम थ्योरी आ गई, मैक्स प्लैंक की, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्स या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल ना, इतना बड़ा क्यों लिखें, बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो एनर्जी के ऊपर, किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर है ना, और क्या लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड था ना, सीधा स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी चीज़ों का यूज़ करके अपना मॉडल दिया, जब भी 80% तक उनका मॉडल अभी भी सही है। अब एनर्जी का यूज़ किया उन्होंने, स्पेक्ट्रम का यूज़ किया। ठीक है, अब ये आप सोचोगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, एनर्जी चीज़ें, तो ये तो आप इतना समझ, ये एनर्जी इतना समझ में आया। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, उसमें यूवी रेस होती हैं आपकी, गामा रेस होती हैं आपकी ना, कॉस्मिक रेस होती हैं सबसे एंड में, और आपकी एक्स रेस होती हैं, यूवी, इंफ्रारेड, और अपनी विजिबल रेस होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमको जो इस एटॉमिक मॉडल में काम है वो काम है हमारा इससे, ये हमारी है विजिबल रेंज, इसको कहते हैं विजिबल रेंज। ठीक है, अब विजिबल रेंज में क्या होता है, सारी लाइट्स की आ जाती हैं। यहाँ होता है 400 है ना, ये हमारी जो ये वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ ये हमारी होगी नैनोमीटर में, किसमें, नैनोमीटर में। तो 400 से आपका कितना जाता है, 700 तक, 400 से 700 नैनोमीटर में जाता है। यहाँ पर हमारा रेड होता है कलर, और यहाँ पर होता है वॉयलेट ना। अब इसी के ऊपर हमको पूरा बोर्स मॉडल ऑफ एटम समझना है। जब तक आप इतना पूरा नोट करिए, चलिए आगे देखते हैं। देखो बोर मॉडल के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो बोर्स ने मॉडल दिया वो थोड़ा सा डुअल नेचर लाइट का ध्यान में रखते हुए दिया। कैसा, दो नेचर होते हैं लाइट के, कि आपने 10th में भी पढ़ा था कि वेव और पार्टिकल, दो नेचर होते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, तो उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला दिया E=h²। ठीक है, ये एनर्जी का दिया, किस सेंस में दिया, उन्होंने कहा जो सूरज है या फिर जो लाइट है, जैसे सूरज है अपना सन है, उससे लाइट आती है
या फिर आपके घर में जो बल्ब लगा है वो एलईडी लगा है उससे लाइट आती है, तो वो पैकेट्स आती है स्मॉल पैकेट्स में, है ना, वो ऐसे ऐसे करके स्मॉल पैकेट्स में आती है, कंटिन्यूस नहीं आती। वो जो स्मॉल पैकेट्स हैं वो आपके क्या होते हैं, मासलेस पार्टिकल होते हैं, जिनका नाम हम फोटोन देते हैं, ठीक है। ये इतनी चीज़ प्लैंक्स मॉडल में है, और इसका ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके किसने दिया है, आइंस्टाइन ने दिया है, और इसी के लिए उनको क्या नोबेल प्राइज़ मिला था आइंस्टाइन को, है ना, रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नहीं मिला था। तो देखिए उन्होंने भी बहुत सिंपल का पार्टिकल नेचर बताया। उन्होंने कहा जब लाइट के पार्टिकल्स फोटोन जब इसमें किसी सीट में टकराएंगे ना, सोलर में, ये सीजीएम की होती है, जो सोलर पैनल्स भी जिससे बनते हैं, तो ये सीजीएम की होती है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन, इसका वर्क फंक्शन अभी बताएंगे क्या, बहुत कम होता है। तो सीजीएम होता है ये, इसमें जैसे टकराते इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और ये चैनलाइज करके उसको एनर्जी बनाते हैं उससे, ठीक है। यहाँ पर बल्ब होगा तो बल्ब आपका जल जाएगा, इसके बाद ये रहता है। अब इसमें होता क्या है, जो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है वो वर्क फंक्शन है। एक मतलब एक किसी भी सीजीएम में उसकी सबसे लो होता है वर्क फंक्शन, तो उसका वर्क फंक्शन से ज़्यादा आपने एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, जैसे ये वर्क फंक्शन है, ये h न्यू नॉट होता है। अब जो जो आपका ये न्यू है इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी, है ना, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, ये देखो। अब इसमें लेकिन हाँ, ये h की वैल्यू क्या होती है, ये इक्वल टू h न्यू आ गया। h को कहते क्या है पहले तो ये देख लो, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू ये आपको इतनी याद कर लेना है, न्यू होता है आपका फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो आपका ये न्यू है नॉट लग जाए तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। अगर इस फ्रिक्वेंसी के बाहर ही आप जब होगा, जब ही जाके आपका क्या होगा, ये जो है पार्टिकल बाहर निकल पाएगा। और मान लो एनर्जी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, अगर न्यू नॉट से ज़्यादा है तो क्या होगा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन बस न्यू नॉट ही एनर्जी वो फ्रिक्वेंसी है, मतलब h न्यू नॉट, केवल वर्क फंक्शन जितना चाहिए उतना ही मिला तो इलेक्ट्रॉन निकल के नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा मिला एनर्जी तो क्या होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो वर्क के लिए जितनी एनर्जी चाहिए यूज़ कर ली, निकलना था बाहर, ठीक है। अब इससे मान लो इसका एक एग्जाम्पल लोगे, आपका जो दोस्त है वो आपके घर में आया बाहर, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है बाहर आओ, तो आप कहोगे मैं गेट तक आऊँगा अगर तुम मुझे मतलब यहाँ ले जाओ, या 10 रुपये दोगे, ऐसे 10 रुपये दोगे तो मैं बाहर गेट तक आऊँगा। तो वो कहेगा चलो अच्छा दे देते हैं, तो 10 रुपये में तुम गेट तक तो आ गए। अब गेट के बाहर उसके साथ कहीं जाना है तो आप कहोगे उसके लिए और लगेगा, तो वो जो और पैसे लगेंगे वो एज अ काइनेटिक एनर्जी आप कंसीडर कर सकते हो, समझ लो। मतलब थ्रेशोल्ड वो है कि आपने कहा कि भाई बाहर आओ, तो उसने 10 रुपये आपने मांगे, का 10 रुपये दोगे तो बाहर आ जाऊंगा। उसके बाद कहीं साथ में चलना है तो उसके और पैसे पड़े, वो आपका एज अ काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगा। ये एग्जांपल सही रहेगा समझने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ तो पूरी समझ में आ गई। अब हमको देखना है कि ये मतलब जो बोहर मॉडल है उसमें इसका यूज़ क्या है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम में समझ में आएगा। देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। इमिशन स्पेक्ट्रम देखो, मतलब स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन कौन से होते हैं, ये आपका ऐसे स्पेक्ट्रम दिया गया है ना, ये होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे क्या रहता है, देखो इसमें क्या है, जो लाइट है उसकी सारी वेव्स यहाँ पर हैं, कुछ भी नहीं है, पता चले लाल को गायब कर दिया, रेड को, वायलेट को, या ये वेवलेंथ गायब कर दी, कुछ नहीं। 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक हैं, तो ये कंटिन्यूस हो गया। अब एक और स्पेक्ट्रम होता है जिसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं लाइन पड़ जाएंगी, लाइन स्पेक्ट्रम ना। इसमें क्या होगा कि ये भाई देखो पूरा है, ये तो है तो ये, लेकिन मान लो यहाँ पर, यहाँ की जो आपकी फ्रिक्वेंसी हट गई, यहाँ की या फिर वेवलेंथ जो है वो हट गई, ठीक है, यहाँ की हट गई, तो इसमें लाइन बन गई ना इसमें, या फिर इसको कह सकते हैं कि जो ब्रेक स्पेक्ट्रम है, ये भी नाम दे सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, जो आपका जो ये रहता है, जो आपका न्यू रहता है, न्यू की वैल्यू यहीं पर लिख देते हैं, प्लैंक कांस्टेंट पड़ा, ये जो न्यू है जब ये हटता है तो उसकी जगह ये आ जाता है h², अब ये आपका आ गया c/λ, ठीक है। अब ये जो लैम्डा है यही आपका वेवलेंथ रहता है, ये याद रखना है, ठीक है। वैसे वहाँ पर अगर हटेगा ऊपर वाले में तो यहाँ भी आ जाएगा hc/λ, है ना। तो न्यू की वैल्यू होती है c/λ, ये इतना याद रखना है। अब ये स्पेक्ट्रम हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया। ये क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब उसमें सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया है, केवल 1-2 रंग या फिर 1-2 वेवलेंथ छोड़ दिए हैं, तो वो पूरा काला होगा, उसमें 1-2-3 जगह सफ़ेद होगा, उसको कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये इमिशन रहेगा, इसे नाम याद, मतलब अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो ये इमिशन, और बाकी नॉर्मल है, मतलब ये पूरा काला मान लो, ये सब काला है, और ये जहाँ काला है वो सफ़ेद हो जाए, जस्ट उल्टा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम देखते हैं जो उनकी सीरीज है
इस जो बोहर ने दी थी, मतलब कैसे एनर्जी वर्क करती है, और उन्होंने कैसे समझाया कि जो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो भी देखते हैं ना कि रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो क्या था। ये तो इतना समझ में आया। रदरफोर्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो ये था कि उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है हमारी, वो मतलब जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, किसके, न्यूक्लियस के आर पार। तो भैया बोर ने सीधा सा सवाल किया कि अगर ये है यहाँ पर न्यूक्लियस और ये ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, तो एक समय आएगा कि ये इसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, ये नीचे गिर जाएगा। और इसका रदरफोर्ड के पास जवाब नहीं था, तो इसी का जवाब दिया किसने, बोर्स के मॉडल ने। और बोर के मॉडल ने कहा कि ये फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, फिक्स ऑर्बिट में, किसमें, फिक्स ऑर्बिट में। ये भाई साहब किस में घूमते हैं, आपके फिक्स ऑर्बिट में। मतलब ये जो चीज़ें, ये सर्कल है, फिक्स ऑर्बिट है, जिनकी क्या है, फिक्स एनर्जी है ना। ये दो पॉइंट हैं छोटे छोटे, फिक्स एनर्जी है, ये चीज़ इतनी हुई, फिक्स एनर्जी है। और बाकी जो उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इससे रदरफोर्ड बिल्कुल एग्री थे। अब देखो इन्होंने इसको समझाने के लिए दिया अपना लाइन स्पेक्ट्रम, बताया उन्होंने कैसे सीरीज चलती है उसकी। तो देखो कैसे था, इन्होंने 5 मतलब जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसको ऐसे समझाया। अब जैसे ये है, ये जो सेल है इसको आप क्या कहोगे, N1 नाम दोगे, सबसे पहली वाली है ना, इसको नाम दिया N2 है ना। ये बोर्ड ने नाम दिया है, N1 को हम लोग कहते हैं K। ये N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जस्ट अभी थोड़ी देर आगे आएगा। ये M होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती है, अगर आपको इससे इसमें जाना है तो एनर्जी बढ़ेगी, ये रहता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि देखो हर एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी वो फिक्स है, हर एक सेल की। सबसे अच्छा वर्ड सेल है ना अभी फिलहाल के लिए, K सेल, M सेल, L है ना, KLMN ये रहता है इसे। बाकी O तक जाता है, P तक जाता है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो ये M तक गया, ठीक है, M, और उसके आगे फिर L, KML, MN ये होगा ना। तो देखो इसमें क्या, ये जो M है इसकी एनर्जी कुछ और, इसकी कुछ और है। तो भाई बोहर साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनर्जी से दूसरी में जा सकता है। अगर आप एनर्जी दोगे तो दूसरी सेल में जाएगा, अगर एनर्जी खींच लोगे तो फिर अपनी पहली सेल में आ जाएगा, ऐसे रहता है, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो है हर एक सेल की फिक्स है, इतना बताया। और देखो एक लाइन स्पेक्ट्रम उन्होंने क्या दिया, जो उनकी जो सबसे फेमस है, मान लो इसे ये यहाँ पर दिया हुआ है n=1, ये आपका दिया हुआ है n=1, ये हुआ n=2, ये हुआ n=3, ये हुआ n=4, n=5 है ना, n=5। अब ये सब एटॉमिक वाला तो आप समझी गए, यही टॉपिक चल रहा है। और फिर आया आपका n=6, ये ऐसे आया। तो कहेंगे किसी भी, अब ये इसी में चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, ये जो है हमारी ग्राउंड के लिए हमने बना लिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके लिए n2 के लिए बना दिया, ये n3 के लिए बना दिया, समझ लो इसको जो है ये सर्कल को खोल के रख दिया। इसके लिए ऐसे बना लिया, इसके लिए ऐसे बना लिया, और 6 के लिए ऐसे बना लिया, ठीक है। तो अब देखो क्या कहा उन्होंने, कहा किसी से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को एज ए लाइन स्पेक्ट्रम के उसमें यूज़ किया है ना, एज ए एनर्जी के फॉर्म में। तो उन्होंने कहा कहीं से भी आ रहा, मान लो 5 से अगर 1 में आया, ठीक है, ऐसे ही अगर 4 से 1 में आया, या 3 से 1 में आया, या 2 से 1 में आया ना, ग्राउंड स्टेट में जिसको कहते हैं आया, तो वो उस सीरीज़ का उन्होंने नाम दिया लाइमन। क्या दिया, इस सीरीज़ का उन्होंने नाम दिया जिसको कहते हैं लाइमन, ठीक, लाइमन नाम दिया। अब लाइमन सीरीज है जो किस में फॉल करती है, तो वो आपकी फॉल करती है यूवी रेस के उसमें। तो ये किस में आती है, यूवी में, ठीक है। ये किस में आती है, तो यूवी में, ये याद रखना है। उसके बाद आती है लाइमर, बाद आती है बाल्मर। अब वो क्या होती है बाल्मर, कहीं से भी 6 से आ रही थी ना, कहीं से भी आ रही है। अब एक एक बार करके देख लेंगे। तो मान लो सबसे पहले फिर 6 से आ रही है, अब 6 से आके अगर दूसरे में रुक गई, n=2 में ना, सेकेंड सेल में, तो वो आपकी होती है बाल्मर। और इस ये जो होती है, ये होती है आपकी विजिबल रीजन में, विजिबल में, वही आपकी है ना जो विबग्योर होता है, नाम तो याद ही होगा, वायलेट, इंडिगो है ना, आपके ब्लू, और फिर ग्रीन, विबग्योर, येलो, ऑरेंज, रेड, ये ना। अब इसके बाद मान लो फिर से आई ऊपर से, आपकी बार तीसरे में रुक गई, तो ये आपकी होती है लाइमर, बाल्मर, पास चेन, ठीक, पास चेन में होती है। इसको कहते हैं इंफ्रारेड। है इंफ्रारेड तो है, लेकिन नियर है, मतलब समझ लो इंफ्रारेड स्टार्ट हुई है। अगर यहीं 6 में आके इसमें रुक जाए, 4 में, अब ये होती है देखो लाइमर, बाल्मर, पासपन, उसके बाद आपके क्या आएगा, ब्रैकेट। अब ये 3-4 बार बोलोगे तो आपको भी याद हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट आ गया। अब हम भी क्यों 3-4 बार बोल रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बसे इसलिए। अब ये इसमें ब्रैकेट आ गया, इसको कहते हैं मिड इंफ्रारेड, लेकिन मिड में। अब 6 से आई और 5th में ही रुक गई, इसको कहते हैं पी
पी फंड, और ये होती है लास्ट में इंफ्रारेड, मतलब जो लास्ट में रहेगी बिल्कुल। ये इतना हो गया, ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो इसमें ही कुछ जो आपके इसे एक रिडबर्ग कांस्टेंट है और इसके आगे आपकी कुछ एक और चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं, आप इतना पूरा नोट कीजिए। देखो लिमिटेशंस देख लेते हैं बोर्स मॉडल की, तो थोड़ी लिमिटेशन है लेकिन यह है कि ज़्यादा हो जाएगा वो। बोर मॉडल ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब बोर्स ने इतना सारा काम किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी दिया, वो जो लाइमन बार्मल था, ठीक है। लेकिन बस बात यह है कि इनकी जो चीज़ है, जो मॉडल है, वो हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए, मतलब एलिमेंट के लिए, और जो हाइड्रोजन जैसा बन जाए। जैसे हीलियम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो हाइड्रोजन जैसा बन जाएगा। अब जैसे आपका वो है बेरिलियम है, अपने 2-3 दे दे ना, ये होगा। तो ऐसे उनके लिए ये वैलिड है केवल। तो इसमें ये चीज़ इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस है। इतना आपको याद हो गया। अब समझ लो यही लिमिटेशन आप बता के आ जाओगे, ये बहुत हो जाएगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन ही के लिए केवल वैलिड है, तो बाकियों के लिए क्या होगा, जब भी आगे अभी बहुत सारी थ्योरी आपके लिए आएंगी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें निकालने के लिए, जैसे ये जो है, ये आपका होता है जो 1/, ये जो है पहले तो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो है ये आपका होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। अब इसको समझते हैं आगे। भाई देखो ये जो है 1/λ, ये होता है आपका वेव नंबर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। मान लो कोई n1 में कुछ वैल्यू दी हुई है, n2 में कुछ दी हुई है, आपसे कहेंगे वेव नंबर बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कहेंगे मान लो जो n1 में है था पहले कोई बंदा और वो n2 में चला गया, तो उसके हिसाब से आप यहाँ वैल्यू रखोगे और निकालोगे। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। और रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, वो इतनी होती है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों है भाई, देखो लैम्डा जो है मीटर में रहता है वेव लेंथ, अब लेकिन 1 हो गया तो वेव नंबर आ गया ये, इसलिए ये मीटर इनवर्स में। अब देखो यही है, मान लीजिए डिफरेंस इन एनर्जीज में, मान लो एक और सेल की कुछ एनर्जी है और दूसरे की कुछ और, तो उनका डिफरेंस आप कैसे निकालोगे। अगर E2 मतलब सेकंड की एनर्जी दी गई है, E1 फर्स्ट की, तो उनका डिफरेंस ऐसे निकलेगा। अब E2 - E1 क्यों है भाई, देखो जाहिर सी बात है N2 की एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। अगर आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ती है हमेशा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन के लिए होता है क्वांटाइज्ड मोमेंटम, है ना, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। इसमें क्या होता है, जो मास इंटू वेलोसिटी इंटू जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन उसके लिए, एटम के लिए, वो n/2h पाई इतनी रहेगी। ये चीज़ है ना, ये इसके इक्वल होती है। अब जो n है वहाँ पर वो कोई भी आपका 1 2 3 कुछ भी वैल्यू उसकी हो सकती है। इसके आगे हम रेडियस देखते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए। अब देखिए जो बोर्स का एटम मॉडल था उसमें रेडियस के बारे में क्या बताया गया, वेलोसिटी के बारे में, ये देख लेते हैं। तो रेडियस अगर ये n में है तो n में कुछ भी, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती, तो उसके लिए दिया गया है n Rn की वैल्यू जो रेडियस होगी, है ना। अब जैसे ये था जो, इसमें रेडियस तो कुछ होगी ऐसे, ये कुछ तो रेडियस है, तो उसके लिए है n² ब्रैकेट में h²ε0/π mze²। अब देखो इसमें कुछ टर्म नहीं पता, इसे पाई की वैल्यू तो पता होगी 22/7 और 3.14, एप्सिलॉन नॉट की नहीं पता होगी, जो आपके 12th में आएगा। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये कहते हैं, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू ये होती है, आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक, ये रहती है। अभी आपको वैल्यू इतनी याद रखनी है, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, 12th में अच्छे से यूनिट आएगी, ठीक है। अब जैसे यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर पर क्या कहते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर करके ऐसे पूरी यूनिट आपकी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको वैल्यू याद रखनी है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया आपका, ये Rn क्या होता है, बस रेडियस ही है, बस ये उसके लिए आगे जब इसको पूरा हमने सॉल्व किया, इसकी भी कुछ वैल्यू होती, इसकी भी कुछ वैल्यू होती, इसकी भी होती है। ये जो मास है ये इलेक्ट्रॉन के हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो सबकी वैल्यू रख के ये, अब ये जो है ये पूरा आया तो, लेकिन ये पिकोमीटर में। अब पिकोमीटर किस में होता है, जब 10⁻⁻12 में हम वैल्यू लें तो उसको पिकोमीटर कहते हैं। जैसे एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, नैनोमीटर आपका 10⁻6 होता है, माइक्रोमीटर 10⁻6 होता है ना, 10⁻9 होगा, ये 10⁻6 होता है। वैसे आपका क्या मिली जो होता है वो 10⁻3, ये तो चीज़ें पता ही होंगी। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में भी सेम ऐसे, जेड क्या है ये तो पता ही होगा ना, जेड 9th-10th में आप पढ़ चुके हो। अगर नहीं आता तो जेड जो है इसमें भी आया है, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो जेड जो होता है वो हमारा एटमिक नंबर होता है ना। ऐसे हाइड्रोजन का 1 होता है, 20 तक कहा था, याद कर लेना, हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम का 3, ऐसे करके ना 20 तक तो याद ही होना चाहिए। तो ये जेड वही है, हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता है ना। मान लीजिए बेरिलियम है और उससे हमने मतलब उसको हाइड्रोजन लाइक एटम बना दिया, तो बेरिलियम का जितना होता है 4, ऐसे आपको याद करके
के चलना है, ठीक है। तो यहाँ जेड की वैल्यू 4 आएगी। ये एन की वैल्यू आपको उसी ऑर्बिटल के हिसाब से, सेल के हिसाब से एन की वैल्यू 1 है, 2 जो भी दी हो। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन। ये वैल्यू आपको याद रखनी, ठीक है। अब वेलोसिटी है तो किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखो इसके बाद ई एन एनर्जी की वैल्यू जो है वो एम ई की पावर 4, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, फिर 8 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में जेड स्क्वायर अपॉन एच। इसको सॉल्व करते तो वो वैल्यू आती, माइनस में क्यों है ना, अभी तक तो कुछ माइनस में आया नहीं। एनर्जी माइनस में इसलिए है क्योंकि ये होती है बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रख रहा है, और जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी होंगी वो निगेटिव में आएंगी हमारी, ठीक है। आपको एक केमिस्ट्री में याद रखना है, केमिस्ट्री में बाइंडिंग में आएंगी। कुछ चीज़ें क्या होती है, इसे फिजिक्स है वो केमिस्ट्री है तो उसमें अलग तरीके से होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपको समझ में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्या होता है, अगर जूल की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ऐसे होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो बहुत कम एनर्जी जब नापते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की कम एनर्जी अगर है। अब एच एटम के लिए क्या होगा वैल्यू, देखो वहां पर इतनी है, एच एटम के लिए एन स्क्वायर, क्योंकि एच एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो गई, हाइड्रोजन एटम के लिए तो सीधा एच की जगह जेड की जगह 1 रखा और ये वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं डुअल नेचर जो है हमारा मैटर का। तो देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था आपका E = mc², और प्लैंक ने वेव से रिलेट करके E = h दिया। तो देखो कुछ लोग कहते हैं कि क्या करते हैं कि इधर का जोड़ के उधर का जोड़ के कुछ नया इजाद कर देना। तो वही हमारे थे कौन, डी ब्रोगली ना, या फिर डी ब्रो, इनके नाम बड़ा वो है, डी ब्रोगली हैं कि डी ब्रो हैं कि पता नहीं क्या है। तो इन्होंने क्या किया, ये h था ही और E = mc², इन्होंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया इससे, मतलब दोनों को इक्वल रखा और ये लैम्डा की वैल्यू निकाली h/pc। ये तो जब स्पीड ऑफ लाइट से हो ट्रैवल तब निकाली। तो इनके जो दोस्त थे हिजेनबर्ग, उन्होंने कह दिया, या फिर आइंस्टाइन, दोनों मतलब ये सब दोस्त थे आपस में, डी ब्रोगली, हिजेनबर्ग और आइंस्टाइन। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो C है, आइंस्टाइन ने कहा था कि C की जगह तुम V कर दो अगर, तो बात ये बन जाएगी कि वो आपका क्या रहेगा, फिर वो यूनिवर्सल हो जाएगा। क्योंकि भाई यूनिवर्सल में हर C की स्पीड बहुत कम चीज़ों की है, लाइट ही की है केवल लगभग देखा जाए, लेकिन जो है V है स्पीड, उसमें सब आ जाएंगे ना, एक आम इंसान की भी स्पीड आ जाएगी। तो इससे इन्होंने ये निकाला और इससे वेव पार्टिकल दोनों नेचर में थोड़ा सा क्या कहते हैं वो एक तालमेल बैठा। इसके बाद अब जो हिजेनबर्ग, ये चीज़ समझ में आ गई आपको अच्छे से। इसके बाद हिजेनबर्ग भी भाई देखो सब आपसी में तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। हिजेनबर्ग ने क्या दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। इन्होंने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड क्या कहते हैं आपका मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, है ना, या फिर आपका क्या कहते हैं किसी पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का इन्होंने कह दिया, इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल, उसका आप नहीं पता लगा सकते। अब ये क्यों इन्होंने कहा, देखो उन्होंने कहा कि मान लो ये आपको पता चला कि हाँ एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आपने क्या किया, पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन की पता लगाई कि हाँ ये एक्स पॉइंट में, ठीक है। जब तक क्या किया वो वहाँ से ज़्यादा आगे ट्रेवल कर गया, क्योंकि आपने कहा कि हाँ यहाँ प्रोबेबिलिटी है आने की ना, क्योंकि हम लोग केवल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, उतनी देर में उसकी प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ मिल सकता है, लेकिन उतनी देर में वो आगे चला गया। तो आप पोजीशन और मोमेंटम, मतलब स्पीड आ जाती है मोमेंटम में, वो एक साथ नहीं बता सकते। और उसको उन्होंने दिया कि अगर आप दोनों को एक साथ कैलकुलेट करोगे तो इतना एरर आएगा, h/4π, ये एरर आएगा मिनिमम, इससे ज़्यादा या इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या, ये अनसर्टेनिटी है। मान लो जो पोजीशन आई उसमें कितनी गलती है, वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये है, और अनसर्टेनिटी इन आपके मोमेंटम ये है डेल्टा पी, ये इन्होंने बताया। और मतलब इसको कहीं ना कहीं आइंस्टाइन ने बहुत बार गलत करने का साबित किया, लेकिन ये हो नहीं पाया जल्दी, ठीक है। अब ये अपनी बात पक्की करने के लिए इनका जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो हम इससे पहले भी लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है, कुछ किया ही नहीं, बिन बात का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा कि ये बॉक्स के अंदर हमारी क्या है ना, ये आपकी बिल्ली रखी है, बिल्ली है। अब ये कहते हैं जो बिल्ली है वो जिंदा है कि मरी हुई है, ये बताना है। यही मतलब ये आइंस्टाइन से इनकी बहुत चलती थी। तो आइंस्टाइन से मतलब आइंस्टाइन का कहना था कि हम पता लगा सकते हैं, जो वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है उसमें बहस चलती थी, है ना। तो उन्होंने आइंस्टाइन तो एक नेचर में थे कि पार्टिकल होगा, लेकिन लास्ट में वेव दोनों मान गए। फिर एक बहस चली कि जो आपका ये है मतलब पोजीशन और जो आपकी मोमेंटम है वो बता सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें क्या हुआ, इसमें बहस चलती थी। तो वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट लेके आए और क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आप बताओ जो बॉक्स है उसके अंदर बिल्ली जिंदा है, जो कैट है, या फिर मरी हुई है, वो आप कैसे बता सकते हो जब तक बिना बॉक्स खोले, है ना, बिना बॉक्स खोले, जब आपको नहीं पता है कि वहाँ क्या है अंदर, मतलब उसको मार के रखा गया या फिर जिंदा।
तो इसमें एक चीज़ ये आती है कि एट द सेम टाइम, उसी सेम समय में जब आप सोच रहे हो उस सेम समय में जो बिल्ली है वो अंदर जिंदा भी है और मरी भी हुई है, क्योंकि आप तो देख नहीं पा रहे हो। और यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पा रहे हो तो आप उसकी पोजीशन कह सकते हो यहाँ है भी और नहीं भी है। तो यहाँ पर तो हीजनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उससे ये एक्सपेरिमेंट बहुत मेल खाता है, लेकिन जो आइंस्टाइन ने कहा था उससे नहीं मेल खाता है। तो ये इसमें दोनों में मतभेद था इस चीज़ में। चलिए इतना नोट कीजिए। चलो अब हम जान लेते हैं, आपने सेल को जाना, सेल के अंदर जो होती हैं सब सेल्स या फिर ऑर्बिटल वो क्या होती हैं। एंड ऑर्बिटल इज अ 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑर्बिटल वो चीज़ होती है जहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, अनुमान आप लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। अब लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे आपके घर जाना है, पता करना है, तो आप बताओगे कि हाँ मैं इस शहर में रहता हूँ, ठीक है, इस शहर में रहता हूँ। उसके अंदर आप बताओगे कि हाँ मैं इस गली में रहता हूँ, ठीक है, इस मतलब किसी भी इलाके में इस गली में रहता हूँ। उसके अंदर फिर मैं आपके हाउस का नंबर जानूंगा, ठीक है, फिर उसके अंदर क्या कहूँगा, मतलब आपकी घर में आ जाऊँगा, मतलब तीसरी बार में घर में आ जाऊँगा, फिर घर में आपके रूम का नंबर जानूंगा। लेकिन अब ये होता है जरूरी आप अपने रूम में हो, बस यही तो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। आपने देखिए उसका सबसे पहले तो शहर पता कर लिया, फिर उसका क्या कहते हैं आपने मोहल्ला पता कर लिया, फिर उसका घर पता कर लिया, घर के अंदर जो रूम है वो भी पता कर लिया। अब रूम में वो कहाँ है, प्रोबेबिलिटी इतना बड़ा रूम है, वहाँ कहाँ है, कहो तो रूम में है ही नहीं वो। आप यहाँ तक आ गए, कहीं दूसरे कमरे में घूम रहे हो। अब ये दूसरा कमरा कैसे रहता है, ये पूरा ऐसे रहता है ऑर्बिटल में, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आपने सोच लिया है, लेकिन पता चले वो दूसरे कमरे में है। तो ये इस लॉजिक से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्वांटम नंबर्स, ये चार चीज़ें हैं, उसको केमिस्ट्री में कहते हैं या फिजिक्स में भी कहते हैं क्वांटम नंबर्स। और वो चार नाम के होते हैं। पहला होता है आपका प्रिंसिपल, जो आपका हो गया क्या शहर, फिर आपका हो गया आपका एजीम्यूथल या फिर एंगुलर ना, एजीम्यूथल या फिर इसको एंगुलर भी कहते हैं ना, याद रखना, एंगुलर। तो ये हो गया आपका एजीम्यूथल, जिसको आप किससे, आपके मोहल्ले से वो करोगे। फिर आपका मैग्नेटिक हो गया, जिसको आपने घर से करोगे। बाकी फिर जो कमरा है वो आपका स्पिन से हो गया, ठीक है, जो लास्ट वाला होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है। जो n की वैल्यू होती है, जैसे KLM सेल, वही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। जो ये सेल है ये आपका होता है क्वांटम, ठीक है, नंबर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सब सेल होती हैं वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। सब सेल जो ऑर्बिटल जिनको आप कह सकते हो, जिनकी वैल्यू होती है एल की वैल्यू होगी 0, 1, 2 हो सकती है। लेकिन देखो जितनी भी एन की वैल्यू होगी, जैसे एन की वैल्यू 1, 2, 3 है, अब जो 1, 2, 3 है उनको KLMN ऐसे कहते हैं, ठीक है। वो एल की वैल्यू 0, 1, 2 जितनी भी होगी, मान लो इसकी अगर 3 है वैल्यू, तो इसकी 0, 1, 2 होगी, बस 0, 1, 2 यहाँ तक होगी। मतलब जितनी भी n की होगी उससे एक कम इसकी होगी। और स्टार्ट 0 से होगा, ये देख लो, स्टार्ट 0 से होगा l की वैल्यू, है ना। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, बिल्कुल नहीं, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारी एक सेल को आना है तो उसको कुछ ना कुछ नंबर तो लेना ही पड़ेगा ना, ये इसलिए। अब मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है वो क्या होता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरा नाम। तो उसमें ओरिएंटेशन दिखाते हैं। अब ओरिएंटेशन क्या है, मान लो अब आपके घर में आपका जो दोस्त है वो आपको ढूंढते हुए आपके घर में आ गया। अब आप मान लो बेड में लेटे हो, तो किस शेप में लेटे हो, है ना, कहाँ उल्टा सीधा करके लेटे हो, तो बस वही इलेक्ट्रॉन के लिए कि किस शेप में वो है, वहाँ पर किस जगह में लेटा है, जो जगह है वो किस शेप में है ना। मान लीजिए ये स्क्वायर है, कहीं सर्कल वाली जगह में तो नहीं है, ये चीज़ हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या होगा, इसमें क्या रहता है कि मान लीजिए वो किस स्पिन में लेटा है, मान लो कोई सीधा लेटा है या उल्टा लेटा है, ये चीज़। तो मान लो अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये आपका पॉजिटिव स्पिन होगा, और यहीं अगर स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो ना आपका, ये ऐसे है तो ये कहाँ ऐसे हो जाए, ये उल्टा हो जाए, तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये माइनस में हो जाएगा, बस। अब एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो चारों क्वांटम नंबर है ना सारे, वो किसी दो लोगों के लिए एक नहीं हो सकते। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के लिए वो कभी भी एक नहीं हो सकते। कैसे? मान लीजिए आपके घर में आपका भाई भी रह रहा है, ठीक है, दोनों हो, तो ये बताओ दोनों एक ही जगह मिल पाओगे, एक ही जगह में, एक बेड में, एक के ऊपर एक ऐसे लेटे हुए, ऐसा तो रहेगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। कोई अगर बेड में भी लेटे हैं तो अगल बगल लेटे होंगे, ऐसा रहेगा बिल्कुल। तो यही चीज़ है कि सेम दो इलेक्ट्रॉन का सेम टोटल चारों नंबर नहीं हो सकते। ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है, लेकिन चारों चीज़ें सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो अब इसको पूरा एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। जैसे मान लो n की वैल्यू है हमारी 3, n की वैल्यू है 3, तो देखो n की वैल्यू 3 में कैसे रहेगा। सबसे पहले l निकाल लो, l होता है एक कम, यानी कि 0, 1
अच्छा ये चीज़ तो बताई नहीं टोटल। अब जो ये मैग्नेटिक होता है ये कैसे निकलता है, तो ये 2l+1 मतलब क्या, जो l है वो l जो है उसमें ये आप फॉर्मूला लगाओगे तो टोटल ओरिएंटेशन आ जाएंगी, मतलब किस किस शेप में कैसे कैसे हैं, तो ये टोटल इतनी शेप्स होंगी। l की वैल्यू 1 है तो शेप कितनी हो गई 3, नहीं कितनी हो गई 2 × 1 और प्लस कितना आपका l की वैल्यू पहले तो 0 होती है, तो पहले 0 हुई तो कितना हुआ आपका 0 × 1 तो 1 तो 1 हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, तो उतने नंबर आएंगे। ठीक है, अब ये l माइनस l टू l क्या होगा, मान लो l की वैल्यू 1 है तो ये माइनस l टू l है, -1 अगर 1 वैल्यू है तो -1 0 और 1। अब देखो ये इसमें कैसे होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर तो जान ही चुके, तो l की वैल्यू 1 होगी और यहाँ 2 इतना हुआ। अब ये एक कम होगी क्यों नहीं, क्योंकि हमने लिखा l ऐसे होता है 0 1 2 और ये n-1, हाँ n से एक कम होगा। ठीक है, अब ये जो ओरिएंटेशन ये कितने होंगे, ये आप तो देख सकते हो ये 1 2 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे 2 × 3 कितना हुआ 2 × 3 आपका हुआ 6 और +1 यानी 7। अब ये करना कैसे, -l टू l, तो ये कितने 1 2 3, देखो कुछ नहीं मैग्नेटिक मोमेंट ना, ये लिखना हमको सबसे पहले 2 माइनस का 2, देखो -l टू l है ना, तो माइनस का 2 और फिर आपका क्या हो गया माइनस का 2, फिर आपका माइनस का 1, फिर आपका कितना हो गया यहाँ पर, हाँ यहाँ पर फिर आपका हो गया 0, फिर आपका हो गया 1 और फिर आपका हो गया 2, ये इतनी वैल्यू आ गई, तो ये कितने हुए 5 हुए। यहाँ पर फॉर्मूला कितना था 2l + 2l, देखो इसमें क्या रहता है जो l की वैल्यू होती है उससे मतलब रहता है, l की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में कितनी है 2 है ना, तो आपको वहाँ पर ये 2 डालना है, तो टोटल कितनी आ जाएंगी 5 आ जाएंगी। ठीक है, और ये कहाँ से -l टू l, तो l कितना है लास्ट में 2 है, तो -2 -1 0 ऐसे ये टोटल 5 आ गई, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा भाई, वो तो आपको उसमें बताया जाएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। जैसे इसके लिए प्लस आप प्लस माइनस दोनों भी मान सकते हो ना, जब ना दिया हो +-1/2 ये हो जाता ना। अनसर्टेन है कि मतलब किस पोजीशन में मिलेगा, दो पोजीशन होती है, कि अप होती है एक डाउन होती है इलेक्ट्रॉन की, है ना ऑर्बिटल के अंदर, ये ऐसे रहता है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, कुछ जो हैं प्रिंसिपल्स देखेंगे जो बहुत सारे साइंटिस्टों ने दिए हैं। ये एक चीज़ और समझ लेना, ये ऐसे मान लीजिए l की वैल्यू 0 है, अगर l की वैल्यू 0 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं s कहते हैं, अगर l की वैल्यू 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं p कहते हैं, S-P-D-F पढ़ा होगा ना। वैसे अगर l की वैल्यू आपकी कितनी है, l की वैल्यू अगर आपकी 2 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं S-P-D, है ना, और अगर यही l की वैल्यू आपकी 3 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं F। ये आपको ऐसे पूरा याद रखना है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अफबाउ प्रिंसिपल ना, इससे मतलब जो ऑर्बिटल आप फिल करोगे उसमें बहुत काम आएगा। इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, मतलब पहले जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्यूपाई करें, पहले उसमें जाएं और फिर क्या करें दूसरे में जाएं। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लीजिए आपने कोई शादी वादी है तो आपने होटल बुक किया, तो आप क्या करोगे, आपको पहले फ्लोर में जाओगे, अगर आप मेहमान हो आप पहले फ्लोर में जाओगे, जो मेहमान आएंगे अगर आपके यहाँ वो पहले फ्लोर में जाएंगे ना, पहले कि सीधा जाके 10th फ्लोर में जाएंगे। तो वही अफबाउ का प्रिंसिपल है कि पहले वाले फ्लोर में जाओ फिर ऊपर अपना जाना। ठीक है, अब लोअर एनर्जी भरनी कैसे है, आपको n और n+l का रूल देखना है, जिनका n+l जो है वो छोटा हो उसको पहले भर देना है, और जब n+l जो है वो वैल्यू सेम आ जाए, मान लो 5 और 5 आ गई दो अलग अलग की ना, तो उसमें आप n को कंसीडर करोगे, जिसका n की वैल्यू जिसकी लो होगी कम होगी उसको आप पहले भरोगे। ठीक है, अब इसमें ये एक उनकी चार्ट भी है जो उन्होंने दी थी, जैसे पहले 1s होगा, इससे पहले इसको लिख लेना 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f ऐसे लिख लेना। फिर आपको उसको ऐसे चला देना 1s फिर 2s फिर 2 ऐसे चलना है, ये ऐसे फिर ये ऐसे फिर ऐसे इधर जाके फिर ऐसे, समझ लो ना ये चीज़, ऐसे ये जाना है। ठीक है, फिर ये ऐसे करके 2s फिर ये ऐसे 2p 3s फिर ये ऐसे जाना पीछे फिर 3p 4s ना, ये ऐसे पीछे जाना है, फिर ऐसे ये पीछे जाना है 3d 4p 5s, ये ऐसे करना है। इसको यहाँ पर लिखा भी है, इसे ये इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 10। अब देखो यहाँ पर 4s2 लाइन से जो लिखा है ये ऐसे आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये ऐसे आता है। ठीक है, लेकिन देखो आपको देखना है कि जो एनर्जी है ये इन्होंने ऐसे बना दिया लाइन से लगाने के लिए, लेकिन जो एनर्जी है वो ऐसे बढ़ना है कि ये वाला रूल ब्रेक ना हो, तो आप इसको लिखोगे तो ऐसे, लेकिन जो 4s2 है उसको देखोगे 4, ये s के लिए 1 होता है l की वैल्यू, तो 4 n की वैल्यू 4 है तो 4 + 1 5 हुआ, और यहाँ पर 3 और d के लिए 2 होती है तो 3 + 2 भी आपका 5 हुआ, तो इसमें 3 को कंसीडर करो कम वैल्यू, तो जब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो इसमें आप पहले फिल करोगे फिर उसमें करोगे। ठीक, इतना समझ में आ गया, इतना आप नोट कर लीजिए।
अब देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देख लेते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर तो चुके हैं कि जो नो इलेक्ट्रॉन है वो सेम क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। बस इसको कहते क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको याद रखना है, ठीक, बिल्कुल बहुत सिंपल सी चीज़ है। दूसरा हुन्स रूल है, ये मतलब काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन नॉट पेयर इन सब सेल्स, है ना, इन अंटिल और ऑर्बिटल्स, जो सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर सकते हैं जब तक क्या होती है, एक बार वो पूरी फिल ना हो जाए। मतलब मान लीजिए जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हमको दिए गए हैं, तो अब इसमें फिल होना है, ठीक है। अब ये कौन सी है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको पी कहते हैं ना। अगर ये 5 होगी तो डी होगी, अगर केवल 1 होगी तो वो क्या होती है आपकी एस होती है, अगर 5 होंगी तो वो क्या होती हैं आपकी एफ होती हैं। तो अब देखो इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले इसमें एक फिल होता, इसमें एक फिल होता, फिर इसमें होता, फिर जाके पेयरिंग होती, लेकिन इसमें पहले कर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, तो ये आपका गलत है। इसमें क्या हुआ, पहले इसको फिल किया, फिर इसको फिल किया, फिर इसको किया। अब क्या किया, जब ये 4 तीनों फिल हो गए एक बार एटलीस्ट वंस, है ना, तब क्या किया हमने, क्या कहते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं, इसलिए इनको ऐसे बना के दिखाते हैं। अब जो हमने वो पढ़ा था ऑफ प्रिंसिपल्स, उसका क्रोमियम से एक वो देख लेते हैं कि मतलब ये क्रोमियम, ये एक जो एक्सेप्शन है उसमें क्रोमियम को समझ लेते हैं कि क्या इसका 24 होता है ना। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन 1s2 में कर दोगे, फिर 2s2, फिर 2p6, ये 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4, है ना, और ये आपके 10, ठीक। उसके बाद आपने 3d4 किया, 4s2 किया, ठीक, 4s2, ये कितने हो गए 16, ठीक है। अब इसके आगे आपके क्या है, ये आपका हो जाएगा 3d4, ये आपका 3d4 और ये 4s2 है, इतना है, ठीक है। 4s2 2 बार हो गया, ये जरा सा देखना पड़ेगा। 1 तो इसमें ये रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ना, वो जो अबव प्रिंसिपल का पढ़ा था उस हिसाब से। यहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, 4s2 और 3d4, ये इतना रहेगा। अब ये रहता है एक एक्सेप्शन रहता है ऐसा, आप देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है ये 3d4 जो है ये खटकता रहता है, और ये क्या होता है यहाँ से हट के यहाँ पर 3d4 रहता है, यहाँ पर ये, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देते हैं, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देते हैं। अब ऐसा करते क्यों, तो देखो अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो है कि हाफ फिल ऑर्बिटल का और फुल फिल ऑर्बिटल्स का। तो देखो इसमें होता क्या है, 4s2 जो है वो पूरा फिल रहता है तो वो कंप्लीट तो है, लेकिन जो 3d4 है, देखो डी में जो होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, ये डी की सबसेल होती है, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 होते हैं, तो इसमें कितने 10 आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड ही सबसे स्टेबल रहते हैं ना, उसके बीच में कोई नहीं। तो हम ये तो फुल फील्ड था, इसमें 2 होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो डी जो बड़ी सबसेल है, जो ऑर्बिटल है, वो तो आपकी फुल हो जाएगी, है ना, जो सबसेल है वो तो आपकी हाफ फील्ड हो जाएगी, और S1 भी, जो 4s1 है वो भी हाफ फील्ड रहेगा। और जब ये हाफ फील्ड रहेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, और एटम को क्या चाहिए, एटम को स्टेबल रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, ये जो है आप जब भी इसको भरोगे तो इसमें जो है ये 4s1 को, ये जो 4s1 को इसको पहले भरोगे, क्यों, क्योंकि 4 इंटू आप ये करोगे तो यहाँ 5 आएगा, 4 इंटू एस के लिए 1 होती, और 3 इंटू 2 इसमें करोगे तब भी 5 आएगा, 3 + 5 करोगे और 4 + 1, है ना, जब भी आपका उतना आएगा। लेकिन अब इसमें तो ये है कि कौन सी n की वैल्यू बड़ी है, अगर 3 बड़ी होती तो 3 में आप वो करते, लेकिन यहाँ पर कौन सी, अगर 4 बड़ी तो उसमें करोगे, तो यहाँ बड़ी कौन सी है, बड़ी वैल्यू 4 की है, तो इसमें आप फिल कैसे करोगे, पहले आप करोगे इसको 5 वाले, इसको करोगे, फिर इसको करोगे, देखना अच्छे से, जो अबव का रूल है उसकी वजह से 4 पहले आ तो रहा है, लेकिन आप हमेशा इसको पहले फिल करोगे, इसको बाद में, ये याद रखना है। ये चलेगा उससे ही, क्योंकि अबव ने बना दिया कि ये ऐसे चलेगा तो जब से फिक्स है, लेकिन ये हमेशा 3d5 पहले फिल होगी, बस इतना याद रखना है, सिंपल सा रूल है। n+1 की देख लेना, n+1 में ये जीत जाता है कि नहीं, दोनों बराबर आते हैं, लेकिन ये जो 3 है, 3 के मुकाबले 4, n देखो, n इसका क्या है 3, इसका 4 है, तो ये जीत गया लो होने में, इसलिए ये चीज़ इतनी है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया। अब इसमें थोड़ा जो शेप था उसको हम लोग देख लेते क्या था, ठीक है, शेप देख लेते, फिर आपका ये पूरा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं छूटेगा। शेप जैसे आपका रहता है, एस का शेप कैसा रहता है ना, ये ऑर्बिटल्स का, एस का स्फेरिकल शेप रहता है, फिर पी का कैसा होता है, पी का ये ऐसा होता है, ठीक है, पी का ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डम्ब बेल शेप, डम्ब बेल शेप। और लास्ट में जो होता है आपका ये डी का, ये आपका होता है डी का होता है, इसको कहते हैं हम लोग डबल डम्बेल, डबल डम्बेल कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये जो चीज़ रहती है, ये जो चीज़ रहती है
वो आपकी एक्स वाई और इस सब चीज़ों में रहती है, मतलब जो आपके जैसे ऑर्बिटल्स हैं वो एक्स वाई डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में, तो उसमें रहती है। ठीक है, जब तक के लिए आपका पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। अब हम इसके आगे मिलेंगे। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।